हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अटल बिहारी वाजपेयी में आया हुआ ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2023 में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में जो भी इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और इसके जो मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है तो उससे रिलेटेड क्या नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके बारे में। ये हमारा 2023 के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में ये जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है वो मतलब दो पार्ट्स होती है, जो कि दोनों के लिए अलग अलग कॉपीज़ मिलती हैं। फर्स्टली अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी जो है वो 37 नंबर का होता है और साइकोलॉजी जो है वो 38 नंबर का होता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो फॉलोइंग होते हैं। कुछ तीन मतलब चार टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्टली अगर देखें तो इसमें 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, जो कि लॉन्ग एसे क्वेश्चन होता है। सेकेंडली इसमें मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन होते हैं, जो कि 3 होते हैं, और ये तीनों के तीनों 5 नंबर के होते हैं, तो ये 15 मार्क्स का होता है। अगर थर्डली हम बात करें तो इसमें जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि दो दो मार्क्स के 3 होते हैं, और ये 6 मार्क्स का होता है। और फाइनली हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो हमारा कुछ 6 एमसीक्यूज़ है, जो कि 6 मार्क्स का होता है। तो ऐसे ये मतलब प्रॉपर हमारा डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैरिज है। जो भी मैरिज होती है वो मैरिज क्या होती है, तो मैरिज जो है एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो कि किसी भी दो फैमिली, दो ग्रुप्स, दो पर्सन्स को एक साथ मतलब ह्यूमन रूल्स और रेगुलेशंस, रिलीजियस कस्टम से दोनों को एक साथ एक मतलब जॉइंट में कर देती है, और एक उन लोग को नया रिलेशन बनाने का वो एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इसको इसके अंदर अगर देखें तो ये मतलब इसमें अलग अलग हमें फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि जो पर्सन है वो इकोनॉमिक उसको सपोर्ट मिलता है, तो उसके जो भी रेगुलर लाइफ में मतलब फ्लोरेंस मिलता है, या फिर कोई भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिलती है, इमोशनल सपोर्ट मिलती है, इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शंस मिलती है। मैरिज जो भी मैरिज हुआ रहता है तो उससे हमें हमारा जो सेक्स लाइफ है वो सेटिस्फैक्ट्री होती है, तो ये सारा होता है। तो अगर मैरिज जो है वो अलग अलग दो ग्रुप्स या दो से ज़्यादा ग्रुप्स जब एक साथ कोलैब होते हैं, जो तो हम मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से मैरिज करता है एक प्रॉपर कल्चरल बाइंडिंग के साथ, और ये प्रॉपरली हमें एक टर्म दिया जाता है मैरिज। तो मैरिज ये हो गया। फिर इसके वेरियस मतलब फॉर्म्स होते हैं। तो अगर मतलब मैरिज के वेरियस अगर टाइप के देखें तो बहुत सारे मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पॉलीगैमी और मोनोगमी। पॉलीगैमी में हमारा जो फर्स्ट पॉलीगैमी है, तो उसमें पॉलीगैमी में दो टाइप्स और होते हैं, पॉलीगाइनी और पॉली एंड्री। पॉली एंड्री जो है उसमें जो एंड्री से ही समझ में आ रहा है फीमेल, एक फीमेल है वो बहुत सारे मतलब एक फीमेल है वो बहुत सारे मेल्स के साथ एक साथ मैरिज करती है, तो उसको हम लोग पॉली एंड्री बोलते हैं। और पॉली अगर गैमी की बात करें तो पॉलीगैमी जो होता है वो एक पर्सन है, मतलब एक मेल है, वो बहुत सारे उसकी वाइफ्स होती हैं और बहुत सारे फीमेल्स के साथ वो मतलब मोर देन वन फीमेल के साथ मैरिज करता है, ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है मोनोगैमी। मोनोगैमी में सिंगल पर्सन के साथ, सिंगल वुमेन सिंगल मैन के साथ मैरिज करती है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोगैमी, ठीक है। तो ये मेनली हमारे दो टाइप होते हैं। और पॉलीगैमी के अंदर फिर से फर्दर दो टाइप होते हैं, पॉलीगाइनीज और पॉलीएंड्री। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा वेरियस क्लासिफिके मतलब वेरियस फॉर्म ऑफ मैरिज हो गया। अगर
इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसको मतलब बहुत सारे अलग अलग जैसे कि इसके इम्पोर्टेंस होते हैं। जैसे अगर देखें तो जो पीपल जो भी एक पर्सन है तो एक पर्टिकुलर एज के बाद उसको आइसोलेशन फील होने लगता है सोसाइटी में, तो उससे उसको अगर मैरिज कर देते हैं तो उसको जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है उसको अपने पार्टनर से मिल जाता है। इकोनॉमिकली कोऑपरेशन मिलती है, जो भी मैरिज के बाद डिसीजंस होती हैं, लेबर पोजीशंस होती हैं और मतलब जो भी लेबर बर्डन होती है तो एक दूसरे से डिवाइड करके ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन का टाइप बन जाता है। और अगर देखें तो ये एक लीगल मतलब लीगल आपको लीगल एडवांटेज मिल जाता है सोसाइटी के में मतलब सेक्स करने के लिए, ठीक है, सेक्स लाइफ को जीने के लिए। और एक ये और एक अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये मतलब प्रॉपरली एक सोसाइटी के अंदर कोई भी मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए भी बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। जो सोशियोलॉजी है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट्स में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग में अगर देखें तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम लोग सोशियोलॉजी जो है एक सोसाइटी के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है, ये सब हमारा जो सोशियोलॉजी होती है। अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग लाइफ में अगर देखें तो ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। जो हेल्थ केयर है वो हेल्थ केयर सर्विस को सही करते हैं हम लोग। जो भी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ है तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं, इम्प्रूव करते हैं हम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उससे कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती है, स्पेसिफिक हेल्थ केयर देते हैं और आईपीआर मतलब सही तरीके से होता है। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हम लोग अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे जो है वो मतलब इम्पोर्टेंस हो गई जो भी सोशियोलॉजी की है नर्सिंग के अंदर। तो इसके बाद से हमारा जो है मेजर प्रॉब्लम इन रूरल मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल कम्युनिटीज़। तो अगर रूरल कम्युनिटीज़ की बात करें तो जो मेनली अगर देखें तो प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो हमारा मेनली इलिटरेसी या फिर जो लोग जोग्राफिकल एरिया है, लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर की वजह से होती है। तो उसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम होता है कि कोई भी जो हेल्थ सर्विस है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। जो क्रोनिक डिजीज़ है जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है या हार्ट अटैक है, तो इसके बारे में सही तरीके से लोगों को नॉलेज नहीं मिलता है। मेंटल जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो फॉर्म होती हैं। इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है तो उसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। फिर अगर चाइल्ड हेल्थ इश्यूज़ होती हैं जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं मिलता है बच्चों को, ये सब। फिर इसके बाद से बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब हेजार्डियस हो जाता है। फिर इंजरी या ट्रॉमा की वजह से उससे अगर प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल रहा है तो वो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही हैं तो उसकी सही तरीके से अगर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो ये भी एक हमारा जो प्रॉब्लम ही है, हेल्थ प्रॉब्लम। सप्लीमेंट सही तरीके से नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन होता है, ओबेसिटी हो जाती है, यही सब होते हैं। तो उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन इम्पैक्ट ऑन द इम्पैक्ट पोजीशन इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी। जो भी पोजीशन है वो क्या कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो अगर देखें तो हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत सारे कास्ट और मतलब कल्चर से बना हुआ है। तो इसमें जो अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो एक प्रॉपर फ्रेमवे मिल जाता है किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए और प्रॉपर मोटिव और प्रॉपर गोल के साथ अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये ऑक्यूपेशनल जो भी स्पेशलिटीज़ होती है तो उसके बेसिस पे हम लोग एक दूसरे से इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर इसके बाद से अगर बात करें तो कल्चरल प्रिजर्वेशन होती है, जैसे कि कोई भी प्रैक्टिस होती है या कस्टम्स होते हैं तो उसको बार बार दोहराने की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो सोशल सपोर्ट मिलता है या फिर जो नेटवर्क मिलता है, जैसे कि टाइम अगर क्राइसिस जो हो रही है
या नीड किसी को है तो एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को हेल्प देगा। ये सब सोशल सपोर्ट नेटवर्क होता है एक दूसरे से कोऑपरेट होके, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो है कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे कि किसी भी सोसाइटी के अंदर हमारा जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो शो होता है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए हमारे कास्ट के हमारे सोसाइटी के अंदर, तो ये ऐसे होता है। फिर अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। जो सोशल ग्रुप है तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है? तो सोशल ग्रुप है वो कलेक्शन होता है एक या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल मतलब ग्रुप्स का, और जो लोग एक साथ आते हैं। तो इसमें अगर मेनली क्लासिफिकेशन देखें तो बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी जो है वो स्मॉल मतलब छोटा सा होता है, और सेकेंडरी जो है वो बड़ा होता है। सेकेंडरी प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में हमारा ये फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, जो भी मतलब स्मॉल इंटीमेसी ग्रुप होती है वो जो जिनके साथ रिलेशन अच्छा होता है। सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में हमारे जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जैसे कंपनीज हो गई या फिर जो भी वर्क प्लेस हो गया, क्लब्स हो गए, ये सब ठीक है। इसके बाद से अगर दूसरे हम इसके टाइप्स की बात करें तो फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, ग्रुप और इन ग्रुप हो गया। तो ये अलग अलग बेसिस पे इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो इसके बाद से हम रूल ऑफ नर्सिंग इन सोशल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये बताना है कि हमारे जो रूल्स है वो कैसे कैसे चेंज हो जाता है। जो रूल है रूल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज, कैसे हमारा जो सोसाइटी का रूल है वो नर्स चेंज कर सकती है। तो अगर हम देखें तो प्रॉपर एजुकेट करके किसी भी पर्सन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं। अलग अलग जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ गई हैं उसको उसके बारे में बता सकते हैं, तो उससे अवेयरनेस आ सकती है। पॉलिसी का जो डेवलपमेंट है, अगर कुछ फीडबैक है तो उस पर काम कर सकते हैं। फिर हमारा जो लीडरशिप अगर क्वालिटी है तो मतलब लीडरशिप क्वालिटी को मतलब बढ़ा सकते हैं। फिर कोलैबोरेट करके एक दूसरे से कोऑपरेटिव फॉर्म में सोसाइटी बना सकते हैं। कल्चरल जो कॉम्पिटेंसी होती है तो उसको अच्छे से मतलब पढ़ के उसको उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सोशल जस्टिस दे सकते हैं। फिर जो भी एम्पावर और अचीवमेंट होती है उसको हम लोग एक साथ एंजॉय कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस लर्निंग से प्रॉपर हम सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये सेकंड नंबर भी हो गया, ये फर्स्ट नंबर भी हो गया, ये थर्ड नंबर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। कल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, इसमें जो मेनली जो देखते हैं कि क्या कल्चर कौन कौन से मतलब कैरेक्टर को शो करता है। तो कल्चर इज़ लर्न, जैसे कि कल्चर जो है वो कल्चर बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि हमारा जो ट्रेट है या सोशलाइजेशन का हैबिट है, अलग अलग ये सब एजुकेट करता है जनरेशन बाय जनरेशन। तो ये एक लर्न है। फिर कल्चर इज़ सोशल, कल्चर जो है वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होता है, वो बहुत सारे लोगों का एक यूनाइट फॉर्म होता है। तो ये एक कल्चर इज़ सोशल हो गया। कल्चर इज़ शेयर्ड, कल्चर जो है वो एक दूसरे से शेयर भी किया जाता है, जैसे कि एक एक कम्युनिटी है दूसरे कम्युनिटी से शेयर कर रहा है अपना एक एक दूसरे से कल्चर, और एक ग्रुप ऑफ नया कल्चर बन जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो भी कल्चर है वो डायनेमिक होता है, ये स्टैटिक नहीं होता है। जो कल्चर है वो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई भी प्लानिंग चेंज होता है वो एक साथ यूनाइट होके अफेक्ट मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कल्चर को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी हो गया। तो इसके बाद से हम एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यू जो है पॉलीएंड्री इज द मैरिज इन विच, पॉलीएंड्री में कौन सा मतलब किस टाइप का मैरिज है? तो ये वन वुमेन विथ सेवरल मैन हो गया, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन। तो इसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज इम्प्लाई। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो भी हमारे मतलब सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस है उसको शो करता है। तो अगर हम देखें तो
इसमें जो ये तरीके का ये इस इन इक्वालिटी है, तो जैसे कि जस्टिस अगर बात करें तो जस्टिस की इसमें बात नहीं होती है, फिर इक्वालिटी की तो बात ही नहीं होती है, और इनइक्वालिटी मतलब ऊपर नीचे हम देखते हैं, और इनजस्टिस की भी नहीं बात होती है, ठीक है। कल्चर प्रिटेंड्स टू, कल्चर प्रिटेंड करता है हमारे जो भी जो है हेरिटेज होती है, वो जो भी पुश्तैनी चीज़ें होती हैं। फैमिली, फैमिली इज फैमिली जो है एक किनशिप ग्रुप होती है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसमें एक मेल और एक मतलब उसकी वाइफ और अनमैरिड चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद से जॉइंट फैमिलीज डिस इंटीग्रेट ड्यू टू, जॉइंट फैमिलीज डिस इंटीग्रेट होती है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंटीग्रेट हो जाती है। और इसके बाद से लास्ट हमारा मतलब सोशियोलॉजी का लास्ट एमसीक्यू है कि जो टर्म है वो किसने दिया था, तो हमारे जो सॉरी हमारे जो ऑगस्टे कॉम्टे थे वो उसने दिया था, उन्होंने दिया था सोशियोलॉजी का टर्म। तो इसके बाद से हम नेक्स्ट साइकोलॉजी का देखते हैं कि साइकोलॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी में हमारे पास फर्स्ट साइकोलॉजी जो है वो मेनली तीन, इसमें भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है। सेकंड है हमारे पास शॉर्ट नोट क्वेश्चन जिसमें कि 3 क्वेश्चन है और फिर ये 5 मार्क्स का ईच। और थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर शॉर्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन हैं 2-2 मार्क्स के। और 7th मतलब 8th है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें हमारे 7 क्वेश्चन हैं और ये 1-1 मार्क्स का है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा देखते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट अगर देखें तो किसी भी एक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी दो ग्रुप्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारे बीच में जो स्ट्रेस और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम लोग कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कन्फ्लिक्ट अगर बात करें तो मेनली मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है, या फिर किसी के मतलब फाइटिंग स्ट्रेटजी की वजह से होती है, जो कि एक दो ग्रुप्स को तोड़ना चाहता है, एक एक ग्रुप को तोड़ के दो ग्रुप बनाना चाहता है, ठीक है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये अगर इसके वेरियस टाइप की बात करें तो इसके वेरियस टाइप में मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अप्रोच 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 हो गया, अवॉइडेंस अवॉइडेंस हो गया, फिर हमारा अप्रोच अवॉइडेंस हो गया, फिर मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस हो गया। ये 4 अलग अलग टाइप के कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो अप्रोच अप्रोच में दो एक पर्सन है, दो गोल्स के बीच में मतलब किसी एक को अप्रोच करना चाहता है, दोनों में से किसी को एक भी को अप्रोच नहीं कर पाता है। फिर दूसरा जो है अवॉइडेंस अवॉइडेंस में तो ये दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो ये दोनों ग्रुप्स से इसको मिलता है दोनों ग्रुप से इसको मतलब अवॉइड करना चाहता है, पर ये अवॉइड नहीं कर पाता है, ये अवॉइडेंस हो जाते हैं। मतलब इसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट फॉर्म होता है वो हमारा अवॉइडेंस अवॉइडेंस हो जाता है, ठीक है। फिर अप्रोच अवॉइडेंस, अगर एक गोल है तो उसको मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, फिर किसी कारण से रिपल हो जाता है। जैसे कि अगर कोई भी एक गोल है, तो मान लीजिए एक गोल है, तो इस गोल को वो पाना चाहता है, तो फिर हमारा जो नेगेटिव पावर है उसको लेने नहीं दे रहा है, तो ये अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद से जो मल्टीपल अप्रोच अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट है, तो इसमें जो अलग अलग मतलब एक पर्सन है, मान लीजिए एक सेकंड में बताता हूँ।
एक पर्सन है और इधर एक मतलब कन्फ्लिक्ट हो रहा है, फिर इधर एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह से अ, हम लोग मतलब वो बार बार चेंज हो रहा है, कभी इसका मन इस तरफ जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो इसकी वजह से जो मल्टीपल अप्रोचेस और अवॉइडेंस हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। ना ही ये इस साइड में जा पा रहा है और ना ही इस साइड में जा पा रहा है, तो इसको ये सेट नहीं कर पा रहा है अपने गोल को, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है, तो इसके बाद से इसके हम मेजर्स को देखते हैं कि कैसे हम इसके कन्फ्लिक्ट को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो इसमें जो मेनली अगर देखते हैं तो किसी भी कन्फ्लिक्ट को मतलब ख़त्म करने के लिए फर्स्टली हम किसी भी दो पार्टीज जो जिसके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं। एक्शन मतलब एक्टिव लिसनिंग होती है, कोई एक पार्टी बोलेगा तो दूसरा सुनेगा। क्लियर मतलब एक्सप्रेशन होती है कि जो भी बात है वो प्रॉपरली रखना है। फिर ओपन एंडेड जो भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो वहीं पे रिजॉल्व करके और फिर हम लोग कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं। कन्फ्लिक्ट दूसरा जो होता है कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन स्ट्रेटजी होती है, जिसमें कि जो भी अवॉइडेंस होती है, जो मतलब जिससे जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अवॉइड करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से अकोमोडेशन होती है, जो भी पार्टी की डिमांड होती है, जैसे कि एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप से कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उस पार्टी को कुछ चाहिए दूसरे ग्रुप से, तो उसको डिमांड को पूरा करके ख़त्म कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसकी, उससे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। फिर हमारा जो कोलैबोरेशन है तो उससे ख़त्म कर सकते हैं। तो जो भी कॉम्पिटेंसी होती है, नीड होती है किसी की, तो नीड को पूरा करके हम लोग कर सकते हैं ख़त्म। तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद से अगर दूसरा हम देखें तो प्रॉब्लम सॉल्व अगर करना है तो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस मैटर में किस क्यों हमारा ये मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पूरा प्लानिंग करते हैं और उसको जनरेट करते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद से इम्प्लाई करके कन्फ्लिक्ट को हम लोग ओवर कर देते हैं। तो ये हमारा जो है मेजर हो गया जो कि मतलब रिजॉल्व करता है कन्फ्लिक्ट को। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में। इसके बाद से अगर इसमें अगर और भी देखें तो हम लोग मेडिकेशन कर सकते हैं, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस दिखा सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस करके दो ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर सोशल स्किल को बढ़ा के उसमें कन्फ्लिक्ट ख़त्म कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा देखें तो किसी को दो ग्रुप्स है तो दो ग्रुप्स में से एक ग्रुप की तरफ जाके उससे दूसरे से माफ़ी मंगवा के ख़त्म कर सकते हैं, या फिर मतलब अपोलजी दे सकते हैं या फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी सॉरी थैंक यू बोल के कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ऐसे रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रॉपरली आपको एटलीस्ट 7 पेज में तो लिखना ही है। ठीक है, इसमें अगर शुरू से अगर लिखे तो जो इंट्रो है उसको लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद से इसमें अलग अलग जो 4 टाइप मैंने बताया कि अलग अलग 4 टाइप, तो उसमें डायग्राम्स भी होते हैं तो उसको बनाना है प्रॉपरली। फिर उसके बाद से हेडिंग वाइज हमारा जो सोशल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको बनाना है। तो ये आपका आसानी से 7 पेजेस तो आ ही जाएगा। तो फिर हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि क्या हमें साइकोलॉजी में मतलब नर्सिंग में साइकोलॉजी का हेल्प कैसे मिलता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग हम जैसे साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जो है एक ह्यूमन बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग को हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और इसके मेंटल प्रोसेस और इमोशनल एक्सप्रेशन को जो भी अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। तो अगर नर्सिंग की बात करें तो इसमें अलग अलग पेशेंट को के बिहेवियर्स को, मेंटल स्टेटस को, या हेल्थ मतलब उसके जो भी एक्टिविटीज़ है उसको देख के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ को देखने में, इमोशन को देखने में लर्निंग उससे स्टडी मिलती है। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हमें बढ़ाने को मिलता है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वर्क प्लेस में और ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बिहेवियर फ्लरिश होता है। फिर उसके बाद से फॉरेंसिक और क्रिमिनल जस्टिस में हम इसको साइकोलॉजी का यूज़ करके
दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं तो उनके मेंटल मतलब जो भी क्वेश्चन है वो क्रिटिकल थिंकिंग से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ और इलनेस से सॉल्यूशन मिलती है, जैसे कि कोई आदमी एक ट्रॉमा में है तो उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज हो रही है तो उसको सॉल्व करके साइकोलॉजी से हम लोग उसको हेल्थी कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च और जो भी रिसर्च में काम आती है तो उसमें हम लोग कर सकते हैं, जो भी कल्चरल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हमारा नर्सिंग का मतलब इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ लर्निंग। अगर हम मतलब सिंपल लर्निंग की बात करें तो कोई भी हम लोग डेली लाइफ में स्टडी करते हैं या फिर जो भी स्टडी करने के बाद जो प्रोसेस होती है हमारे मेंटल मेमोरी में सेव होने का, उसको उसके जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लर्निंग की बात करें तो ये बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे कि डेली लाइफ में और जो हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं वो सब हो गए। तो ठीक, इसमें जो मेनली अगर देखें तो बहुत सारे टाइप का होता है। फर्स्टली इसमें जो होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में अलग अलग जो स्टिमुलस है उसके जो रिस्पॉन्स होते हैं उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स होते हैं उसकी जो हमारी बॉडी में लर्निंग हो जाती है तो उसको हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो परसेप्चुअल लर्निंग होती है, जो भी हमारा परसेप्चुअल जो सेंसेशन होती है, जैसे कि हियरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया या टच हो गया, ये सब हो गया। तो ये जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं तो उससे जो हमें जो लर्निंग मिलती है तो उसको हम लोग परसेप्चुअल लर्निंग बोलते हैं। वर्बल लर्निंग, जो भी हमें लर्निंग मिलती है किसी वर्ड, सिंबल, पिक्चर्स या फिर सॉन्ग से, ये सब वॉइस से, ये वर्बल लर्निंग हो गया। मोटर लर्निंग की बात करें तो ये मतलब फोर्थ नंबर होती है मोटर लर्निंग। तो इसमें हम लोग वॉकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, अलग अलग प्रैक्टिसेस और बॉल, पियानो, ये सब जो होती हैं उसको डेली लाइफ में मसल्स को मूव करके जो मोटर लर्निंग करते हैं उसको हम लोग मोटर लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग में अलग अलग हम लोग जैसे कि डेली लाइफ में हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग कोई भी लर्निंग होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मेंटल इमेजिन और जो भी थी मतलब उसके जैसा दिखने वाला चीज थिंग्स होती है तो उसको हम लोग देख के दोनों में डिफरेंस बताना कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है, जिसमें हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग या सॉल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, जनरलाइजेशन, इमेजिनेशन, तो ये सारे जो लर्निंग्स होती हैं कॉग्निटिव एबिलिटी से, तो उसको हम लोग कॉन्सेप्ट लर्निंग सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट देखें तो एटीट्यूड लर्निंग है, जिसमें हम बेसिकली हम लर्न करते हैं कि एटीट्यूड मतलब बेस्ड ऑन एटीट्यूड हम लोग लर्निंग करते हैं, जिसमें हमारा जो हमारे फेवर में है या मतलब अनफेवर में है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा पर्सन के साथ इंटरेक्शन होगा वो एटीट्यूड लर्निंग हो गया। फिर पेयर एसोसिएटेड लर्निंग हो गई, जैसे कि एक दो सिमेट्रिकल बॉल हैं या फिर जो भी अलग अलग थिंग्स हैं, जैसे कि अगर एक आपको दो सिमिलर पेन दे दिया जाए तो उसमें डिफरेंस, ये सब हो गया। अदर अगर टाइप की बात करें तो विज़न हो गया। विज़न में हम विजुअल जो भी हम मान लीजिए कि अगर डेली एक ट्रैक से जा रहे हैं, अगर ट्रैक पे हमें जो भी एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगी रहती है तो उसको हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं तो याद हो जाता है, तो उसको हम लोग विजुअल लर्निंग बोलते हैं। ऑडियो में कोई भी गाना बज रहा हो, जैसे कि जो हमारे डेली गली में आती है कि मुझे बस नान खटाई खानी है, तो ये सब जो हो गया ये हमारा
ऑडिटोरियल लर्निंग हो गया। तो ये अलग अलग लर्निंग के टाइप्स होते हैं। तो इसके बाद से हम देखते हैं मेथड ऑफ इम्प्रूव लर्निंग। इसमें जो हमारा मतलब मेमोरी है उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए फर्स्टली हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, जिसमें हमारा जो स्लीप पैटर्न या फिर उसको चेंज करेंगे, 7 to 9 आवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी न्यूट्रिशन है प्रॉपरली लेंगे, स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करेंगे कि स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर जो कॉग्निटिव ट्रेनिंग लेंगे, जैसे कि हम लोग जो ब्रेन गेम है उसको खेलेंगे, तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो सही से काम करेगा। मेमोरी एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉब्लम जो मतलब लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो ये सब हमारा, और नए नए स्किल्स को सीखेंगे, तो ये हमारा कॉग्निटिव ट्रेनिंग हो गया। तो इसके बाद से इसमें हम और मेमोरी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि एसोसिएटेड विजुअल हो गया, निमोनिक्स हो गया, ये सब जो है हमारा मेमोरी लर्निंग हो गया। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेनली 3 क्वेश्चंस है। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग अगर बात करें सॉफ्ट स्किल की, तो जो भी हम हमारा जो स्किल होती है, जो भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का और एक दूसरे में कम्युनिकेशन का, तो उसको हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि एबिलिटी टू मतलब कम्युनिकेट, एडॉप्टेशन, कैसे हम लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, किसी सिचुएशन में अगर हैं तो कैसे हम लोग उस मतलब उसमें दिमाग लगा के क्रिटिकल थिंकिंग से उससे बाहर निकलना है। फिर एम्पैथी है, एम्पैथी जो है कि किसी भी सिचुएशन में कैसे अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है कि कैसे भी किसी भी प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर आ रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर प्रोफेशनलिज्म है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे किसी भी सिचुएशन में हम लोग प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। टेकिंग इंटरवेंशन है, जिसमें हम लोग कोई भी किसी भी जिस सिचुएशन में कैसे इंटरवेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से टीम वर्क और नेटवर्क है, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी पर्सन के साथ कैसे टीम वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं। और फिर टॉलरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हम लोग को टॉलरेंस और रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारे अलग अलग हमारे टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल है। इसके बाद से हम देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में हम मेनली इमोशनल वेलबींग देखते हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग देखते हैं और सोशल वेलबींग देखते हैं। तो ये अगर तीनों परफेक्ट रहा तो एक पर्सन को हम लोग मेंटली हेल्दी पर्सन बोलते हैं। और बॉडी और माइंड रिलेशन की बात करें तो ये हमारा जो बॉडी माइंड रिलेशन है वो कैसे हमारा जो एक दूसरे से सेंस के हिसाब से बॉडी बिहेव करता है, तो उसको हम लोग बॉडी माइंड रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें जो मेनली अगर देखें तो स्ट्रेस और एंजाइटी में हमें क्रॉनिक स्ट्रेस होने लगती है, उसकी वजह से जो अलग अलग दूसरे बॉडीज जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाती हैं, या फिर कोई भी वीकनेस हो जाती है, इम्यूनिटी वीकनेस हो जाती है। तो ये अलग अलग ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा मतलब 7th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम 8th नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो मेनली अगर देखें तो एमसीक्यूज हैं। तो इसमें कुछ 7 एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट इज बिहेवियर इन बिहेवियर वाज कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा कंडक्ट किया था? तो इवन पॉलवेल पॉल पॉलवल किससे किया गया था? फिर सेकंड है, सेकंड जो आईक्यू होता है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो MA/CA/100 होता है, मतलब इंटू 100 होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो जो हायरार्की होती है, हायरार्की ऑफ नीड होती है, वो कौन दिया था? मैस्लो जो है वो हायरार्की ऑफ नीड दिए थे, जिसमें 5 पार्ट्स में डिवाइड किए थे पिरामिड को, ठीक है। देन 4th नंबर है मायोपिया, जो है वो किस में आता है? तो मायोपिया जो मेनली शॉर्ट साइटनेस को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। फिर 5th नंबर है इंटरनल प्रेसिपिटेशन और सेल्फ एब्जॉर्प्शन
को क्या बोलते हैं, तो उसको हम मतलब उसको हम इंट्रोसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन है, हेलोसिनेशन इज डिसऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया। और फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इज आईक्यू लेवल ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड इज जनरली, जो आईक्यू लेवल है वो मेनली 140 से ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनको आईक्यू लेवल गिफ्टेड लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई भी इससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके